हो चुके हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया, इसमें यही कहा गया है। सो आगे चलिए। आगे यहाँ पर दिए गए हैं दोस्तों एनिमल्स के बारे में। दो तरह के एनिमल्स यहाँ पर दिए गए हैं, ये देखिए ये वाला पैराग्राफ, वीवी पेरस और ओवी पेरस एनिमल्स। तो दोस्तों आपने आपने अपने वातावरण में दो तरह के जीव जंतु देखे होंगे। एक तो उस तरह के जो बच्चों को जन्म देते हैं, और दूसरे उस तरह के एनिमल्स भी आपने ज़रूर अपने सराउंडिंग में देखे होंगे, जो सीधे बच्चों को जन्म नहीं देते बल्कि पहले जो है अंडे देते हैं। ठीक है, तो वो वाले एनिमल्स जो सीधे बच्चों को जन्म देते हैं उनको हम कहते हैं वीवी पेरस एनिमल्स। ठीक है, उनको हम कहते हैं वीवी पेरस एनिमल्स। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, वो वाले एनिमल्स जो बच्चों को जन्म देते हैं सीधे, उनको हम कहते हैं वीवी पेरस एनिमल्स। अब आप एग्जांपल ले सकते हैं, देखिए जैसे ह्यूमन कौन सा एनिमल है, वीवी पेरस, क्योंकि वो जो है सीधे बच्चे को जन्म देता है। डॉग भी वीवी पेरस है, कैट जो डॉग नहीं दोस्तों, बिच का ये। सो आप खुद ही एग्जांपल दे सकते हैं इसके वीवी पेरस के, अपने सराउंडिंग में आप देखिए कौन कौन से हैं। और सेकंड वन है ओवी पेरस एनिमल्स। ओवी पेरस एनिमल्स वो वाले एनिमल्स होंगे, ओवी पेरस एनिमल्स वो वाले एनिमल्स होंगे जो सीधे बच्चों को जन्म नहीं देते। ये सीधे बच्चों को जन्म नहीं देंगे, बल्कि पहले क्या देंगे, पहले ये अंडों को प्रोड्यूस करेंगे, और उस अंडों को कुछ इंक्यूबेशन पीरियड के बाद ये जो है वो एग जो है हैच होगा, और उसके अंदर से जो है बेबी जो है बाहर आएंगे। ऐसे एनिमल्स को हम कहते हैं ओविपेरस एनिमल। मतलब दो तरह के एनिमल, विविपेरस एनिमल्स और ओविपेरस एनिमल्स। विविपेरस एनिमल्स सीधे बच्चों को जन्म देते हैं, जबकि ओविपेरस एनिमल्स सीधे बच्चों को जन्म नहीं देते, बल्कि पहले जो है अंडे देते हैं, और वो अंडे बाद में हैच होके जो है नए बेबीज़ के रूप में नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण करते हैं। नाउ नेक्स्ट है यंग वंस टू अडल्ट। यंग वंस टू अडल्ट, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोस्तों। अब आपने जो देखें दोस्तों, 7th क्लास में आपने जो है सिल्क वॉर्म की हिस्ट्री के बारे में, सिल्क वॉर्म की जो लाइफ साइकिल थी उसके बारे में पढ़ा था। ठीक है, सिल्क वॉर्म में क्या पहले क्या होता था, आप ध्यान से देखिएगा। हम टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं यंग वंस टू एडल्ट्स। इसमें हम मेन फोकस देंगे, ये जो ब्लैक कलर का आपको ये अक्षर दिया गया है मेटामॉर्फोसिस, ये वर्ड जो आपको दिया गया है, इस पर हमारा मेन फोकस रहेगा। इससे पहले कि मैं ये मेटामॉर्फोसिस को एक्सप्लेन करूं, मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहूँगा जिससे कि आपको क्लियर हो जाए पहले ही। ठीक है, पिछले वर्ष आपने जो है जो सिल्क वॉर्म था उसकी लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ा था। उसमें क्या था, पहले दो होते थे, दो सिल्क वॉर्म थे, एक था मेल और एक फीमेल। ठीक है, मेल और फीमेल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद रिप्रोडक्शन के बाद जो ये देते थे एग्स। ठीक है, एग देते थे। अब ये एग बदल जाता था कैटरपिलर में, मतलब जो आपने देखे थे कैटरपिलर का ये जो लार्वा, जिन्हें बेयर गिल्स खाते हैं, बेयर गिल्स खाते हैं जिनको ना, ये लार्वा चेंज हो जाते थे पूपा में, इस तरह से पूपा में, और ये पूपा लास्ट में फट जाता था और इस पूपा से बन जाते थे इसी तरह के कैटरपिलर। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्या इस आकृति और इस आकृति में कोई फ़र्क है, सिमिलैरिटी कोई दिख रही है आपको इस आकृति और इस आकृति में? जी नहीं। क्या इस आकृति और इस आकृति में आपको सिमिलैरिटी दिख रही है? नहीं दिख रही। इन आकृति में भी हमको सिमिलैरिटी नहीं दिख रही है। मतलब फिर भी ये आकृति जो है इस आकृति में चेंज हो गई। ठीक है, फिर भी ये आकृति जो है इस आकृति में चेंज हो गई। इसी को हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, यहाँ पर जो बुक है उसमें देखिए क्या दिया गया है, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वा इनटू एन अडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंजेस इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। यही हमने देखिए दोस्तों, द ट्रांसफॉर्म मतलब बदलाव आना, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा मतलब लार्वा में ट्रांसफॉर्मेशन हुई इनटू एन अडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंजेस। कुछ ड्रास्टिक चेंजेस के बाद जो लार्वा है वो जो है एक नए अडल्ट के अंदर बदल जाता है। उसके अंदर जो चेंजेस होने की जो प्रक्रिया है, जो चेंजेस जो उसके अंदर आए, जो प्रक्रिया थी, उसको हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस, उसको हम कहेंगे
मेटामॉर्फोसिस, ठीक है, उसको हम कहेंगे मेटामॉर्फोसिस। अब आप देखिए, क्या ह्यूमन के अंदर मेटामॉर्फोसिस होता है? जी नहीं, ह्यूमन के अंदर मेटामॉर्फोसिस नहीं होगा। अब ह्यूमन के अंदर मेटामॉर्फोसिस क्यों नहीं होगा? ह्यूमन, मान लीजिए यहाँ पर कोई फीमेल है, ठीक है, यहाँ पर कोई फीमेल है, फीमेल ने जन्म दिया एक बच्चे को, ठीक है, फीमेल ने जन्म दिया एक बच्चे को। अब आप देखिए, जब ये फीमेल किसी बच्चे को जन्म देगी तो क्या इसमें कोई किसी तरह की लार्वल स्टेज या कोई काटरपिलर स्टेज या कोई पुपा स्टेज आएगी? जी नहीं, इसमें सिर्फ और सिर्फ जो ये छोटा सा बच्चा है, इसमें डेवलपमेंट होती जाएगी, इसमें सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ होती जाएगी, ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ होती जाएगी। मतलब जैसा ये पहले था बिल्कुल वैसा ही ये लास्ट में भी है। पर अंतर क्या है? अंतर सिर्फ इतना है कि सिर्फ और सिर्फ इसमें जो है साइज का अंतर है, सिर्फ ग्रोथ हुई। इसमें हम कहेंगे, इसमें क्या हुआ? इसमें जो है ग्रोथ हुई, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, इसमें क्या हुई? ग्रोथ। इसमें हम मेटामॉर्फोसिस नहीं हुई। जबकि पहले वाले केस में जो मैंने कहा था, उसमें देखिए क्या था, उसमें जो है एक काटरपिलर से एक अलग ही आकृति लास्ट में बन जाती थी ड्रास्टिक चेंजेस के बाद, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस है किसी गिनी एनिमल्स के अंदर ही मिलती है। नाउ नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे पास बच जाता है वो है वैसी ही प्रोसेस यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, एक और एग्जांपल आपको यहाँ पर दिया गया है फ्रॉग के अंदर। अब फ्रॉग के अंदर भी देखिए, अब आप फ्रॉग के अंदर भी देखिए, इस फ्रॉग ने क्या दिया? एग्स दिए। अब इस एग्स से देखिए क्या बन गया? अर्ली टैडपोल। अर्ली टैडपोल से क्या बन गया? लेट टैडपोल। लेट टैडपोल से क्या बन गया? अडल्ट। अब देखिए, क्या इसमें और इसमें आपको कुछ सिमिलैरिटी दिख रही है? जी नहीं, ये बिल्कुल अलग आकृति है और ये बिल्कुल अलग आकृति है। मतलब एक ड्रास्टिक चेंज, मतलब कुछ ऐसे चेंज हुए जिसके बाद जो है ये अर्ली स्टेज की जो आकृतियां हैं वो ट्रांसफॉर्म होकर बदल गई किसमें? एक अडल्ट में। इसको हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। ये जो चेंज हुआ, ये जो प्रोसेस है चेंज होने की, इसको हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। इसको हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, ये मेटामॉर्फोसिस। नाउ ये जो लास्ट टॉपिक हमारा बच जाता है वो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ये बेसिकली लास्ट टॉपिक है। एक टॉपिक दोस्तों बच गया है, पीछे पीछे चलिए, शायद एक टॉपिक छूट गया है, तो वो ये वाला था। देखिए, टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में, ठीक है, यहाँ पर दिया गया है टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में। ये पैराग्राफ टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में क्या गया है। तो दोस्तों अभी हमने चैप्टर में पढ़ा कि फीमेल के अंदर होती है ओवरी इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर हमने यूटेरस देखा था, यहाँ पर भी ओवरी थी। किन्हीं किन्हीं फीमेल में, मतलब कुछ फीमेल्स में क्या होता है, जो ये ओवरीज है वो एग प्रोड्यूस नहीं कर पाती, ठीक है, जो ये ओवरीज है एग प्रोड्यूस नहीं कर पाती, या जो ये ओविडक्ट है ये ब्लॉक हो जाती है। तो ऐसे केसों में क्या किया जाता है दोस्तों? एग लिया जाता है और स्पर्म्स लिए जाते हैं, उनका फर्टिलाइजेशन किया जाता है मशीनों के अंदर। आप इस तरह से याद रखिए, उनका फर्टिलाइजेशन किया जाता है कुछ हाईली एडवांस्ड मशीनों के अंदर, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो जाइगोट है उसको ऑपरेशन करके फिर से ट्रांसप्लांट किया जाता है ओविडक्ट के अंदर, और उसके बाद जो है ग्रोथ बिल्कुल वैसे ही होती है जैसे बिल्कुल नॉर्मल फीमेल्स के अंदर होती है। इस टेक्निक को हम कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। मतलब जो फर्टिलाइजेशन है वो बाहर कराया जाएगा, मतलब बॉडी से बाहर कराया जाता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करवाई जाएगी, और उसके बाद जो जाइगोट बना उसको ट्रांसप्लांट किया जाएगा, इंट्रोड्यूस किया जाएगा इसके अंदर, ठीक है। नाउ लास्ट वाले इस टॉपिक पर आ जाते हैं। तो लास्ट टॉपिक है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो दोस्तों कई ऐसे एनिमल्स भी है जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाई जाती, बल्कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाई जाती है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि किसी भी बच्चे को प्रोड्यूस करने के लिए जो है हमेशा दो पेरेंट्स की ज़रूरत होती है। कई बार एक सिंगल इंडिविजुअल भी, कुछ ऐसे एनिमल्स भी है जो सिंगल इंडिविजुअल होने के बावजूद भी, मतलब सिंगली भी बच्चों को जो है उत्पन्न कर लेते हैं। बेसिकली वो वाले एनिमल्स होते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब जो एक सेल से मिलकर बने होते हैं, उनमें ज़्यादातर ये पाया जाता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बिना किसी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ही बच्चों को प्रोड्यूस किया जाएगा, ओके।
सो एग्जांपल दिया गया है, देखिए यहाँ पर देखिए दोस्तों एक्टिविटी 9.3 में। तो ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये है हाइड्रा का। इससे पहले कि हम इसको देखें, आप पहले निचले वाले इस डायग्राम पर आ जाइए, इस वाले डायग्राम पर 9.12 पर। तो यहाँ पर आप देखिए ये जो है, एक मिनट, आप यहाँ पर आ जाइए। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, जो ये वाला स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये अमीबा का है, ठीक है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है, मतलब एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक सेल का बना होता है अमीबा, ठीक है। अब ये एक सेल का है। अब इससे जो है इसके बच्चे कैसे प्रोड्यूस होंगे, मतलब इसके यंग वंस जो है कैसे प्रोड्यूस होंगे। तो ये क्या करेगा, अब ये जो है एक्सपेंड होता जाएगा, मतलब अपनी आकृति को बदलता जाएगा, अपनी आकृति को भी बदलता जाएगा। एक बात और, हमको पता है कि जो जीन्स होते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, न्यूक्लियस के अंदर। अब जब इस एक सेल से जब हमको दो बनाने हैं तो ज़रूरी होगा कि जो दूसरा वाला सेल बन रहा है उसके अंदर भी जीन जाए। इसलिए जो है इस बाहर की आकृति के साथ साथ जो अंदर की आकृति है वो भी जो है अलग होने की कोशिश करती है। जैसा कि आपको दिख रहा है, देखिए दोस्तों यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक न्यूक्लियस था। उसके बाद क्या हुआ, ये जो सेल था, ये जो बाहर वाली आकृति थी ये खुलने लगती है और साथ में ये न्यूक्लियस भी जो है दूर दूर होते जाते हैं, मतलब इससे दो बन जाएंगे। अगले स्टेप में देखिए दोस्तों क्या हो गया, ये न्यूक्लियस जो है दोनों जो है अलग हो गए और ये आकृति थोड़ी और आगे को चली गई। और आगे होने के बाद यहाँ से लास्ट में ये टूट जाती है और जैसे ही टूट गई तो आप देखिए निचली साइड को कितने इंडिविजुअल बन गए हैं, दो इंडिविजुअल्स बन गए हैं और साथ में दोनों के पास अपने अपने न्यूक्लियस भी है। इस तरह की प्रोसेस को हम कहते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जो ये प्रोसेस है इसको हम कहते हैं बाइनरी फिशन। ये जो बाइनरी फिशन है ये जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है, ठीक है। अब ये वेरियस टाइप के और भी होते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप, लेकिन ये आपको हायर क्लासेस में है। जो आपको दिए गए हैं मैं सिर्फ यही बताऊंगा। और जिस तरह से इसमें डिवीजन हुआ उसी तरह से आपका डिवीजन, आपका हाइड्रा में इस वाले स्ट्रक्चर में भी बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसा बिल्कुल यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। इसमें होगा क्या, ये एक पूरा ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अब इसमें एक न्यूक्लियस था, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसमें एक छोटी सी आकृति उभरने लगेगी। यहाँ देखिए पहले स्टेप में छोटी सी आकृति यहाँ पर उभर रही है, ठीक है। अब ये थोड़ी बड़ी हो गई, उसके बाद ये थोड़ी बड़ी होगी। जैसे जैसे ये बड़ी होती जाएगी इसके अंदर का जो न्यूक्लियस है वो भी इसी प्रकार से टूटता जाएगा जैसा यहाँ पर टूटा था, ठीक है। लास्ट में इसके पास भी न्यूक्लियस चला जाएगा, आधा न्यूक्लियस इसके पास चला जाएगा, आधा न्यूक्लियस इसके पास रह जाएगा और लास्ट में ये यहाँ से टूट जाएगा। जैसे ये यहाँ पर टूट गया तो ये अलग जगह पर चला जाएगा और इससे बन जाएगा क्या, एक अलग हाइड्रा, ठीक है। इससे क्या बन जाएगा, एक अलग हाइड्रा। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं बडिंग। इसको बडिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें देखिए छोटे छोटे बड निकल रहे हैं। एक छोटा सा बड था, वो उसके बाद थोड़ा सा बड़ा हुआ, उसके बाद वो और बड़ा हुआ, ठीक है ना, ये बडिंग भी हो गया। सो दोस्तों दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।